नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ हम कर रहे हैं, चैप्टर 4 ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति गतिमान है। इसका एक पार्ट मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें हमने किस-किस चीज़ के बारे में बात करी है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। मुगल साम्राज्य के पतन के अंतर्गत क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे, उसको हमने जाना। इसके बाद में हमारा जो दूसरा पार्ट था इस चैप्टर का वो था स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में पढ़ लिया है, स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। आज हम सबसे पहले नवीन राज्यों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ-साथ क्षेत्रीय राज्य तंत्रों की प्रकृति और उनकी सीमाएँ क्या थी, इसके ऊपर बात होगी और ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति जैसा कि हमारे इस अध्याय का टॉपिक है, उस समय पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ क्या थीं, उसके अंतर्गत छोटे-छोटे सब टॉपिक्स हैं जैसे आपकी आर्थिक स्थिति हो गया, शैक्षिक स्थिति हो गया, महिलाओं की स्थिति हो गया, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, दासता की क्या कंडीशन थी और कला और स्थापत्य के बारे में हमें क्या-क्या जानकारी यहाँ से मिल सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में बात होगी और आज के इस क्लास के साथ आपका जो अध्याय 4 है स्पेक्ट्रम का, वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो उत्तराधिकारी राज्य हमने पढ़ लिए, इसके साथ-साथ हमने जो स्वतंत्र राज्य थे, इनके बारे में भी बात पिछली क्लास में कर ली है। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके नवीन राज्य। ये नवीन राज्य कौन से थे? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। तो नवीन राज्य कौन से थे? ये ऐसे राज्य थे, जो कि मुगलों के विरुद्ध कुछ विद्रोही थे, ठीक है? जो मुगल साम्राज्य को कहीं न कहीं मानने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करी, जैसे मराठा हो गए, ठीक है? मराठा और अंग्रेज़ों का कहीं न कहीं आपस में क्या संबंध था, किस तरीके से आपसी संबंध उनके रहे और किस तरीके से आपस में उनमें जो युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, इनको हालाँकि इससे अगले चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि नवीन राज्यों का उदय कैसे हुआ था, वो हमारा जो है एक पढ़ने का या इन चीज़ों को समझने का मुख्य बिंदु रहेगा। तो नवीन राज्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे मराठाओं के विषय में। मराठों में अखिल भारतीय स्तर पर मुगलों को प्रतिस्थापित करने की क्षमता थी, ये कई इतिहासकारों का मानना है। लेकिन कहीं न कहीं इनकी कुछ कमियाँ रहीं, जैसे इनमें आपस में यूनिटी नहीं रही थी, ठीक है? दूसरा, इनके जो विचार थे वो गैर प्रगतिशील थे और कहीं न कहीं इसी कारण से ये जो है मुगलों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाए, ठीक है? ये बात नहीं थी कि इनमें क्षमताएँ नहीं थी, क्षमताएँ इनमें अपार थीं, लेकिन कहीं न कहीं इनका जो मैनेजमेंट था चीज़ों को लेकर के वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया और इसी वजह से अंततः इनका जो साम्राज्य था या मराठों का जो राज्य था वो भी मुगलों की तरह जो है समाप्त हो गया। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में शाहू जो थे, वो कैद में थे औरंगज़ेब की में और जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, उसके बाद में शाहू रिहा कर दिए जाते हैं। शाहू कौन थे? शिवाजी के पोते थे, ठीक है? ताराबाई के साथ इनका संघर्ष होता है, जिसमें शाहू विजयी होते हैं और इस पूरे संघर्ष में शाहू का जो सहयोग किया था, इनकी हेल्प करी थी, वो बालाजी विश्वनाथ ने करी थी, ठीक है? शाहू 1713 में पेशवा बनते हैं, किसके सहयोग से? बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से। 1719 में सैयद बंधुओं के साथ में इनका समझौता होता है और इस समझौते के तहत अपने क्षेत्र के वैध शासक के रूप में शाहू को मुगलों की मान्यता भी मिल जाती है। इसके अलावा इनको 6 मुगल प्रांतों में, ये 6 मुगल प्रांत कौन-कौन से थे? बीदर हो गया आपका, बरार हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा, औरंगाबाद और खानदेश। ये 6 मुगल प्रांत थे। इन 6 मुगल प्रांतों में इनको चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 तरह के टैक्सेस थे जो मुगलों के द्वारा लिए जाते थे। इन चौथ और सरदेशमुखी करों को वसूलने का अधिकार भी इनको मिल गया। 1720 में बात करते हैं बाजीराव प्रथम की, जो कि पेशवा बनते हैं। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम ने मराठा संस्कृति का उल्लेखनीय विस्तार किया। इनके समय में मराठों ने काफ़ी प्रगति की। 1728 में बाजीराव प्रथम ने मालवा और 1731 में गुजरात को जीता। 1733 में इन्होंने जंजीरा के सिद्धियों को भी भगाया, उनके खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाया। इसके अलावा दक्कन में निजाम को युद्ध की क्षतिपूर्ति भुगतान करने और चौथ और सरदेशमुखी करों को वसूलने का अधिकार देने को भी इन्होंने दक्कन के निजाम को बाध्य कर दिया। 1740 में जो है मृत्यु हो जाती है किसकी? बाजीराव प्रथम की। इसके बाद में 1740 में आते हैं बालाजी बाजीराव। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, इनको पेशवा बनाया जाता है। 1749 में शाहू की मृत्यु के बाद में मराठा राज्य के वास्तविक शासक के रूप में बालाजी बाजीराव को मान्यता मिल जाती है। और ये जो एक प्रमुख काम करते हैं, क्या करते हैं? इन्होंने जो पेशवा का मुख्यालय था, पेशवा का जो हेड ऑफिस था या राजधानी आप बोल सकते हैं, इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? इसको पूना में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा बालाजी बाजीराव ने मध्य और दक्षिण भारत पर भी अपना सशक्त नियंत्रण स्थापित किया। दिल्ली दरबार में मराठा प्रभाव को स्थापित करने का श्रेय भी किसको जाता है? बालाजी बाजीराव को
जाता है। इन्होंने इमाद अल मुल्क को आलमगीर द्वितीय के यहाँ वजीर बनवाने में भी सहायता प्रदान करी थी। इसके अलावा अब्दाली के संरक्षण वाले पंजाब पर बालाजी बाजीराव के द्वारा नियंत्रण किया गया और इसके फलस्वरूप 14 जनवरी 1761 को कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है। सेनापति विश्वराव जो कि पेशवा के छोटे पुत्र थे और सदाशिवराव भाऊ जो कि पेशवा के चचेरे भाई थे, इन सहित मराठों के लगभग 28,000 सैनिक जो है इस पानीपत के युद्ध में मारे गए थे। पानीपत के युद्ध के बारे में इतिहासकारों ने ये कहा है कि पानीपत के युद्ध ने ये डिसाइड नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, लेकिन पानीपत के युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। और कौन शासन नहीं करेगा, ये जो लाइन है स्पेशली किसके लिए यहाँ पर कही गई है? मराठों के लिए कही गई है। यानी पानीपत के युद्ध के बाद में ये निर्णय हो गया था कि मराठे अब भारत में एक प्रमुख शक्ति नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं पानीपत के युद्ध से ये बिल्कुल माना जा सकता है कि मराठों की शक्ति का अंत हो गया था और अब्दाली अपने मुलाजिमों की बगावत के कारण अफगानिस्तान लौट गया। ठीक है। 1761 में माधवराव जो कि बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, ये पेशवा बनते हैं। 1771 में हालांकि इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद में मराठों का जो पूरा राज्य था वो 5 स्वतंत्र राज्यों में विघटित हो गया, जिसमें बड़ौदा के गायकवाड़ थे, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और पूना में पेशवा। इस तरीके से मराठा राज्य 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 1794 में महादजी सिंधिया और 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि ये दोनों जो लोग थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये जो है तत्कालीन समय में यानी माधवराव की मृत्यु के बाद में जैसे भी जो 5 पार्ट्स थे मराठों के, जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, चाहे वो गायकवाड़ हों, बड़ौदा के, नागपुर के भोंसले हों, इंदौर के होलकर हों, सिंधिया हों या पूना के पेशवा हों, इन सभी में सबसे प्रभावशाली जो व्यक्तित्व थे दो, वो थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है। 1794 में महादजी सिंधिया की भी मृत्यु हो जाती है और 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों की मृत्यु के साथ ही जो मराठा शक्ति के पुनर्जीवन की कहीं ना कहीं एक संभावना बची थी कि कहीं ना कहीं ये दोनों लोग नैया पार लगाएंगे मिल करके, तो ये सारी संभावनाएं भी इनकी मृत्यु के साथ में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा नवीन राज्यों में जाटों का भी एक साम्राज्य था। दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के ये किसान लोग थे जिन्होंने औरंगजेब की कुछ जो अत्याचारपूर्ण नीतियां थीं, इनके खिलाफ समय समय पर विद्रोह किया था। तो स्पेशली अगर जाट साम्राज्य की बात करें तो चूड़ामन और बदन सिंह, इन्होंने भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना करी थी। सूरजमल के नेतृत्व में ये जो जाट राज्य था, ये शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था। हालांकि सूरजमल की मृत्यु हो जाती है 1763 में और इनकी मृत्यु के बाद में ये जो जाट राज्य था ये पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके बाद में सिख आते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने इनको लड़ाकू जाति के रूप में विकसित किया था और इनके बाद में सिखों का जो नेतृत्व था वो बंदा बहादुर ने संभाला था 1708 में। रणजीत सिंह भी इनमें प्रमुख शासक के रूप में देखे जाते हैं। और अगर सिखों के शक्तिशाली और मजबूत राज्य की स्थापना का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रणजीत सिंह को जाता है। ये सुकर चकिया मिसल के एक प्रमुख हुआ करते थे, महान सिंह उनके पुत्र थे। और रणजीत सिंह के समय में जो पूरा का पूरा सिख राज्य था वो मिसलों में बटा हुआ था और इन मिसलों की संख्या 12 थी। आगे जिससे अगला जो चैप्टर आएगा उसमें जितने भी राज्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं या जितने भी स्पेशल जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, उनको विस्तार से में हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो रणजीत सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो सिख राज्य था इसको एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करने का काम जो किया था वो रणजीत सिंह ने किया था। 1799 में इन्होंने लाहौर और 1802 में अमृतसर पर भी विजय प्राप्त करी थी। अंग्रेजों के साथ रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि करी थी 1809 में। और इस संधि के तहत जो प्रमुख चीज़ आपको याद रखनी है वो थी कि सतलज का जो क्षेत्र था, ठीक है, उस पर अंग्रेजों के अधिकार को मान्यता इस संधि के द्वारा दे दी गई थी, अमृतसर की संधि के द्वारा। इनका जो प्रशासन था वो दक्ष प्रशासन था, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से प्रशिक्षित प्रशासन का हम मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी जो सेना थी उसका आधुनिकीकरण किया था, मॉडर्नाइजेशन किया था और इसमें इन्होंने यूरोपियों की मदद ली थी। 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि होती है, किस किस के बीच में? अंग्रेज, शाह सुजा और रंजीत सिंह के बीच में। और इस त्रिपक्षीय संधि के अंतर्गत क्या हुआ, शाह सुजा को काबुल की गद्दी पर बैठाने के लिए ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते से जाने देने की सहमति जो है वो इन पक्षों में यहाँ पे बनती है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में एक और राज्य आता है आपका रोहिला और बंगस पठान, इनका भी यहाँ पर नवीन राज्यों के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। रोहिलखंड और बंगस पठान के राज्यों का जन्म 17वीं शताब्दी में भारत की ओर अफगान लोगों के प्रवास का परिणाम था। अफगानिस्तान से धीरे धीरे प्रवासियों के तौर पर कुछ लोग भारत की तरफ आ रहे थे और धीरे धीरे इन्होंने ही जो है रोहिलखंड और बंगस पठान के जो राज्य थे इनको कहीं ना कहीं इनके उदय में कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का सहयोग माना जा सकता है। नादिर शाह का आक्रमण
जब होता है उत्तर भारत की तरफ से, तो उत्तर भारत में सत्ता का पतन हो चुका होता है और अली मोहम्मद खान के द्वारा इसी समय पर रोहिलखंड की स्थापना की जाती है। ये जो रोहिलखंड राज्य था, ये उत्तर में कुमायूं से लेकर के दक्षिण में गंगा तक फैला हुआ था। तो ये अली मोहम्मद खान किसका पुत्र था? जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो रोहिला और बंगस पठान के राज्य थे, इनका जन्म कैसे हुआ? इनका जन्म अफ़गान लोगों के प्रवास का परिणाम था कहीं न कहीं। तो ये जो अली मोहम्मद खान है, जिसने रोहिलखंड की स्थापना करी थी, ये अफ़गान सैनिक दाऊद का ही पुत्र था। मोहम्मद बंगस खान के बारे में यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने स्वयं को फर्रुखाबाद का शासक घोषित किया और इलाहाबाद और बुंदेलखंड तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ से पिछली वीडियो में भी हमने कुछ जो रीजनल स्टेट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। नवीन राज्यों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। तो ये जितने भी रीजनल स्टेट्स थे, जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे, इनकी सीमाएँ और प्रकृति यहाँ से जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी में क्षेत्रवार यानी क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग स्वायत्त राजनीतिक तंत्रों का विकास जो है इस समय पर हुआ और इन्होंने हालाँकि खुद को स्वतंत्र रखने के बारे में बात की, लेकिन इसके साथ-साथ इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा जो है वो बनी रहे। यानी मुगल सत्ता के साथ में या मुगल प्रशासन के साथ में इन्होंने निरंतर अपना जो गठजोड़ था वो कायम रखा था। प्रशासनिक संगठन और सेना अपने मुताबिक पुनर्गठित करते हुए इन्होंने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाने का काम किया था। यानी अगर हम स्पेसिफिकली रीजन के हिसाब से देखें, क्षेत्र के हिसाब से देखें, तो इन्होंने जो भी प्रशासन था या जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन था या सेना के रख-रखाव या उसकी नीतियों के बारे में बात करें, तो इन्होंने वो अपने तरीके से वहाँ पर लागू की। लेकिन कहीं न कहीं ओवरऑल एक पूरे क्षेत्र के प्रशासन को चलाने की बात है, तो इन्होंने कहीं न कहीं मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसी के अंदर रह कर के इन्होंने काम किया। क्षेत्रीय राज व्यवस्था के उदय में व्यापारियों ने भी जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अब ये जो हमारे रीजनल स्टेट्स वाला टॉपिक था, यहाँ से समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अब हम थोड़ा-सा जाएँगे पीछे की तरफ, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो मेन चैप्टर था, उसका टॉपिक क्या था। हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। तो यहाँ पर हम मेनली सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित कर दिया, अपने जितने भी सहयोगी प्रतिद्वंदी थे, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे वो डच हों, चाहे वो डेनिश हों, उन सभी में से अंग्रेज़ों ने खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित किया और वो भारत में एक प्रमुख सत्ता के रूप में उभर चुके थे। तो उस टाइम पर समाज की स्थिति क्या रही थी, ठीक है? तो सामाजिक आर्थिक दशाओं का यहाँ पे हम देखेंगे। उसके अंतर्गत हम क्या-क्या बात करेंगे, हम आर्थिक स्थिति देखेंगे, शैक्षिक स्थिति देखेंगे, महिलाओं की कंडीशन के बारे में बात करेंगे, संस्कृति के बारे में बात करेंगे, दास्ता और कला स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। 18वीं सदी के भारत को अव्यवस्था के शिकार के तौर पर चित्रित किया जाता है। अभी तक के इस शताब्दी को अंधा युग के रूप में भी कुछ इतिहासकारों ने विवेचित किया है। मुगल साम्राज्य का पतन शताब्दी की प्रबल विशेषता नहीं थी। यानी जब भी हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो जनरली हमारे दिमाग में सबसे पहले जो प्रमुख घटना आती है, वो आती है मुगल साम्राज्य का विघटन या मुगल साम्राज्य का पतन। तो यहाँ पर हम पूरे इस घटनाक्रम को समझते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 18वीं शताब्दी है, उसकी सबसे प्रमुख घटना या सबसे प्रमुख विशेषता वो मुगल साम्राज्य का पतन नहीं थी। वो क्या थी? राज्य व्यवस्थाओं की स्थापना थी और ब्रिटिश शक्ति का उदय थी। यानी मुगल साम्राज्य का पतन तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ-साथ 2 अन्य प्रमुख घटनाएँ जो हुईं, वो ये हुईं कि अलग-अलग राज्य व्यवस्थाओं की स्थापना हो रही थी, रीजनल स्टेट्स की स्थापना हो रही थी और दूसरा इस सभी के पैरेलल में, इस सभी के समांतर में ब्रिटिश शक्ति का उदय भी हो रहा था। तो ये दोनों घटनाएँ भी समान रूप से 18वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। इस समय पर यानी 18वीं शताब्दी में जब ये तीनों घटनाएँ हो रही थीं, मुगल साम्राज्य डिक्लाइन कर रहा था, रीजनल स्टेट्स जो है वो उदित हो रहे थे और इसके साथ-साथ ब्रिटिश जो लोग थे या ब्रिटेन की जो व्यापारिक कंपनी थी, वो भारत में अपनी पैठ लगातार जमा रही थी। तो उस टाइम पर अर्थव्यवस्था की मूलभूत इकाई जो हुआ करती थी, ग्राम हुआ करते थे। ये सभी जो ग्राम थे उस समय के समाज में, ये आत्मनिर्भर थे, स्वशासित थे। राज्य के साथ इनका संबंध केवल भू राजस्व के भुगतान तक ही सीमित था। दस्तकारी का विकास उच्च स्तर पर था इस समय पर, जैसे ढाका हो गया, अहमदाबाद हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ठीक है? ये क्षेत्र जो थे सूती वस्त्र के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर, गुजरात इनमें सिल्क के कपड़े बनाए जाते थे। लाहौर और आगरा की बात करें तो ये सिल्क के कपड़ों के साथ-साथ कालीन, ऊनी शॉल, आभूषण और धातु कार्य के लिए भी जाने जाते थे। बैंकिंग जो सिस्टम था या बैंकिंग व्यवस्था थी, ठीक है? वो भी धीरे-धीरे इस समय के समाज में उभर रही थी। उत्तर भारत में जगत सेठ, नगर सेठ, दक्षिण भारत में बैंकिंग कार्य के लिए चिट्ठी
जो एक समूह हुआ करता था, इसको यहाँ पे देखा जा सकता है। शैक्षिक स्थिति की बात करें तो इस समय में या इस पूरी 18th सेंचुरी में हम देखते हैं तो कहीं न कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी की उपेक्षा करी गई। शिक्षा में जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया वो किस पे दिया गया? साहित्य पे ध्यान दिया गया, विधि पे ध्यान दिया गया, धर्म आधारित चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसके साथ-साथ फ़िलॉसफ़ी पे ध्यान दिया गया, दर्शन शास्त्र पे ध्यान दिया गया। उच्च शिक्षा सीमित थी। यानी समाज में जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो संस्कृत जो थी वो एक तरह से उच्च शिक्षा में संस्कृत के संबंध में उच्च शिक्षा की बात करें तो ये केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। समाज के अन्य जो वर्ग थे या अन्य तबके थे उनकी पहुंच कहीं न कहीं इससे दूर थी। फारसी, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में बड़ी लोकप्रिय थी और इसका कहीं न कहीं कारण ये भी है क्योंकि लंबे समय तक मुगल साम्राज्य का जो शासन है वो भारत में रहा था और वो फ़ारसी वग़ैरह उस साम्राज्य में काफ़ी लंबे समय तक प्रचलित रही थी, जिसका प्रभाव कहीं न कहीं भारतीय समाज पर भी पड़ा। तो चाहे हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, दोनों में ही फ़ारसी जो भाषा थी वो समान रूप से लोकप्रिय थी। इस पूरे कालखंड में कहीं न कहीं महिला शिक्षा की बड़ी उपेक्षा देखने को मिलती है और 18वीं सदी में साक्षरता जो थी, लिटरेसी रेट जो थी अ, साक्षरता औसत जो अगर देखें अगर हम 18वीं सदी में, तो इसके बाद का जो ब्रिटिश शासन है उससे बेहतर था। यानी जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से भारत को अपने कब्ज़े में ले लिया, उस टाइम पर जो शिक्षा की स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति 18वीं शताब्दी में थी। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो घर समाज में इनका आदर ज़रूर होता था, लेकिन पुरुषों के साथ में इनको समानता का अधिकार नहीं दिया गया था। समाज में कुछ कुप्रथाएँ व्याप्त थीं, जैसे पर्दा प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह, बहु विवाह, ये जो प्रथाएँ थीं समाज में काफ़ी अ इनका बोलबाला हुआ करता था और दहेज प्रथा विशेष रूप से बात करें तो ये बंगाल और राजपूताना का जो क्षेत्र था वहाँ पर प्रमुख रूप से प्रचलित थी। हिंदू जो विधवाएँ थीं उनकी स्थिति दयनीय थी, उनको बिल्कुल समाज से एक तरह से परित्यक्त कर दिया जाता था। उनकी किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, ना ही उनके विकास पर या उनके जीवन शैली किस तरह की सी है, क्या-क्या वो समस्याएँ उठा रही हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उनको दोबारा से विवाह करने की अनुमति भी नहीं थी। तो ये कुछ न कुछ महिलाओं की स्थिति के बारे में कहा जा सकता है। इसके बाद में सांस्कृतिक स्थिति देखते हैं। पहले की शताब्दियों के साथ में सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही एवं स्थानीय परंपराओं का भी विकास हुआ। यानी अगर हम कल्चर के बारे में बात करें, तो जो पुराने टाइम से हमारी जितनी भी संस्कृतियाँ चली आ रही थीं या जो भी हमारी परंपराएँ चली आ रही थीं, उनके साथ में एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए रखा गया इस टाइम पीरियड में। इसके साथ-साथ कुछ नई परंपराओं का भी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। विभिन्न संप्रदायों के बीच में आपसी सौहार्द की भावना, प्रेम की भावना इस समय के भारतीय समाज की सबसे अद्भुत विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। मतलब वर्तमान समय में या फिर आप इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य की भावना पनपी थी और आज भी कहीं न कहीं ये जो समाज में हिंदू-मुस्लिम का जो बोलबाला है, ये उस समय पर नहीं था और इस टाइम के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में देखें, तो हिंदू और मुस्लिम में आपसी सौहार्द की भावना जो है एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। दासता की बात करें तो दासों की मुख्य रूप से 2 श्रेणियाँ हुआ करती थी। एक घरेलू दास होते थे और दूसरे कृषि दास होते थे। घरेलू दास जो होते थे उनको आप एक आनुवंशिक नौकर के रूप में देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पे नौकर है, तो उसका जो भी पुत्र होगा वो भी उसी के यहाँ पर जो है नौकर के रूप में या दास के रूप में काम करेगा। कृषि दास ये ऐसे दास होते थे जिनकी बिक्री भूमि के साथ में की जाती थी। जैसे किसी भूमि पर या किसी व्यक्ति के पास में कोई भूमि है, उस पे उसके मान के चलो कि 4 या 5 या नौकर या दास जो है वो काम करते हैं, उस खेती से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, उनको वो पूरा करते हैं। और मान कर के चलिए उस भूमि का विक्रय जब किसी और को किया जाता था, तो उस भूमि के साथ उन दासों की या नौकरों की भी बिक्री कर दी जाती थी। ठीक है? हालाँकि यूरोपियों के आगमन के बाद में 1752 में दासों की खरीदारी और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए कलकत्ता में एक कोर्ट हाउस भी बनाया गया। तो दास क्योंकि ये नाम ही बहुत खराब लगता है सुनने में, दासता या दास की जब भी बात करते हैं, स्लेवरी की बात करते हैं, तो दास प्रथा प्रचलन में तो थी, लेकिन इसकी स्थिति फिर भी अमेरिका और यूरोप में जो दास प्रथा चल रही थी, गतिमान थी, उससे कहीं न कहीं बेहतर थी। ठीक है? कला और स्थापत्य की बात करते हैं। दिल्ली में संरक्षण के अभाव में जैसे जब भी मुगल काल का दौर चल रहा था तो वहाँ पर चित्रकला के क्षेत्र में या स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो भी अलग-अलग नए-नए कलाकार थे उनको कहीं न कहीं काफ़ी संरक्षण मिला था। लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य का भी डिक्लाइन हो रहा था, मुगल साम्राज्य का भी पतन हो रहा था, तो उनके संरक्षण के अंतर्गत जो प्रतिभाएँ थीं कला और स्थापत्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई, वो कहीं न कहीं उनको पर्याप्त संरक्षण अब नहीं मिल पा रहा था। तो पर्याप्त संरक्षण के अभाव में प्रतिभाएँ जो थीं वो पलायन कर रही थीं हैदराबाद की तरफ, लखनऊ की तरफ, मुर्शिदाबाद की तरफ, जयपुर की तरफ। ठीक है? क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र थे, इन पर अब
नए जो शासक थे, वो शासन कर रहे थे। रीजनल स्टेट्स हमने पढ़े हैं, धीरे-धीरे ये रीजनल स्टेट उभर रहे थे, तो इन्होंने भी ये विचार किया कि हमें यहाँ पर संरक्षण तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो रीजनल स्टेट्स जिनका कहीं न कहीं उदय हो रहा है, वहाँ पर जाएँगे तो कहीं न कहीं हमारी कला का सम्मान किया जाएगा। तो प्रतिभाएँ संरक्षण के अभाव में पलायन कर रही थीं। 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा बना, आसिफउद्दौला के द्वारा बनवाया गया। ये विशेष रूप से मुहर्रम त्योहार मनाने के लिए बनाया गया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर सहित 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में। अमृतसर में रणजीत सिंह के द्वारा जो तीर्थ स्थल था उसका क्या किया गया, नवीनीकरण किया गया, जिसको आप आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का जो ऊपरी भाग था वो रणजीत सिंह ने तांबे से तैयार करवाया था और उस पर सोने की एक पतली परत चढ़वाई थी, जिसको आज आप स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये काम भी जो है इसी टाइम पे हुआ था। ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रेस की स्थापना की गई और बाइबल का देसी संस्करण निकाला गया था। ये सभी चीज़ें तो चल ही रही थीं, इसके साथ-साथ क्योंकि यूरोपीय भारत में आ चुके थे, तो कहीं न कहीं भारत में इस बात का भी विशेष प्रयास यूरोपियों के द्वारा किया गया कि भारतीयों का धर्मांतरण करवाया जाए, इनको ईसाई बनाया जाए। क्योंकि यहाँ की भाषा जो मुख्य भाषा थी, वो हिंदी हुआ करती थी या उर्दू वगैरह जो है यहाँ पे बोली जाती थी। तो यहाँ की जो देसी भाषाएँ थीं, उन देसी भाषाओं में बाइबिल के संस्करण निकाले गए ताकि लोगों को बाइबिल के बारे में जानकारी दे कर के उनका कहीं न कहीं धर्मांतरण कराया जाए। ज़ीजेनबेक जो कि एक डेनिश मिशनरी था, इसने बाइबिल का तमिल संस्करण निकलवाया। कहीं न कहीं किस क्षेत्र के लिए? हाँ, भारत के दक्षिण भारतीय क्षेत्र के लिए, कि वहाँ पर लोगों को बाइबिल के बारे में जानकारी देकर वहाँ पर लोगों का धर्मांतरण कराया जाए। इसके अलावा केरी, वार्ड और मार्शमैन, इन्होंने बाइबिल के बंगाली संस्करण निकालने का काम किया। ठीक है? तो ये सामाजिक आर्थिक स्थिति 18वीं शताब्दी में जब ये 3 काम एक साथ हो रहे थे, मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, क्षेत्रीय राज्य उदय हो रहे थे और ब्रिटिश जो थे वो भारत में अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। उस समय पर भारत में जो भारतीय समाज था उसका सामाजिक और आर्थिक ढांचा किस तरीके का था, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। थोड़ी ठंड लग रही है तो जुबान लड़खड़ा रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे। ठंडी हवा चल रही है और मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है? तो ये आज का सेशन हो गया और इसी के साथ में आपका जो चौथा चैप्टर था स्पेक्ट्रम का, वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है जल्दी ही आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड करवाऊँगा और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसको आप अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।